हेलो एंड वेलकम। होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं या एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रिन्यूएबल और इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं या नॉन कन्वेंशनल और अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है, सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है, उसको एनर्जी कहते हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनर्गॉन। इसको एनर्गॉन से डिराइव किया गया है। मीनिंग इन वर्क और वर्क कंटेंट, या वर्क कंटेंट कितना होगा, काम करने की कितनी क्षमता होगी, सलाहियत होगी, उसको एनर्जी कहते हैं। एनर्जी एक्चुअली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे हम फूड एनर्जी खाते हैं और उससे हम बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर बायोकेमिकल एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में। इसी तरह जो सोलर एनर्जी होती है, प्लांट्स उसको ट्रैप करते हैं और फिर सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वो बायोकेमिकल एनर्जी में या ग्लूकोज में, और फिर इस तरह इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज प्लांट्स उसको स्टोर करते हैं, और फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करते हैं। इस तरह जो सोलर एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और एनर्जी के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं। सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसी तरह हाइड्रो पावर है या हाइडल एनर्जी है, इसी तरह बायोमास है या फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, द सन इज़ द की एनर्जी सोर्स ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे जो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है वो सोलर एनर्जी है या सन है, प्रोवाइडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और इससे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो हम हासिल करते हैं, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। जिस तरह प्लांट्स फॉर एग्जांपल इसको बायोमास में कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को। इसी तरह जो विंड एनर्जी होती है वो भी बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशंस होती है या सन की जो हीट है उससे विंड ब्लो करती है, और जिनको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह अदर सोर्सेज में जैसे वाटर है या फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनमें कोल है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है। इसी तरह विंड एनर्जी है या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है उनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू आवर एनर्जी मिक्स। जो हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, वो एनर्जी हम इन डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करते हैं। एनर्जी इज़ क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किसी भी देश की, किसी भी मुल्क की या किसी भी कौम की, दैट डिपेंड्स ऑन एनर्जी। जो डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज हैं जब हम इनको यूटिलाइज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट होता है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। सर्विंग एज एन इंडेक्स फॉर ग्रोथ। तो जो किसी भी देश की, किसी भी मुल्क की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द एनर्जी रिसोर्सेज। जो भी एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जब हम उनको यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इसी तरह जो चैलेंजेस हैं जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी तरह अर्बनाइजेशन है एंड टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस जो है हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड्स। इससे एनर्जी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल रेलवेज़ है, एविएशन है या फैक्ट्रीज़ हैं या जितने भी कारखाने चलते हैं जो जिनमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वहाँ पे एनर्जी का यूज़ होता है। और इस तरह ये एक चैलेंज है और इससे दिन ब दिन एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है या बढ़ती जा रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन यूज़। पहला जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ट्रेडिशनली यूज्ड एंड इजीली अवेलेबल फॉर डिकेड्स। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, वुड या काउ डंग। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो ट्रेडिशनली यानी रिवायती तौर हमारे पास होते हैं, जिनको हम सदियों से यूज़ करते आए हैं, एंड आर इजीली अवेलेबल फॉर डिकेड्स। जो डिकेड से हमारे पास मौजूद हैं या हम उनको डिकेड से यूज़ करते हैं और इजीली अवेलेबल हैं, जिनमें फॉसिल फ्यूल्स आते हैं या वुड आता है या काउ डंग जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड्स में हम खाना पकाने के लिए या इंडस्ट्रीज़ में या कारखानों में या बिजली के प्रोडक्शन के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है या ऑटोमोबाइल्स में होता है। इसी तरह दीज आर एग्जॉस्टेबल। जो ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। एग्जॉस्टेबल मीन्स इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो लिमिटेड है, या जो हम ज़मीन से डग आउट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स उनके रिजर्व्स भी लिमिटेड हैं। इसी तरह दे इमिट पोल्यूटेंट्स। ये पोल्यूशन काज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं जब हम इनको बर्न करते हैं, जब हम इनको यूज़ करते हैं, काजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इस तरह इनसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखा जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं
ये दो टाइप्स के होते हैं, एक कमर्शियल और दूसरा नॉन कमर्शियल। कमर्शियल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं या कमर्शियल फॉसिल फ्यूल्स या कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज वो वाले होते हैं जिनको हम कमर्शियली इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोल है, इसी तरह नेचुरल गैस एंड ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी भी इसी में आता है जिसको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। और दूसरा है नॉन कमर्शियल, जैसे फायरवुड जो हम घरों में यूज़ करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, या काऊ डंग है या सिट्रा है, घास फूस वगैरह जिनको हम यूज़ करते हैं, ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इसी तरह नॉन कन्वेंशनल या जिनको हम अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज भी कहते हैं, मुतबादिल, यानी जो कन्वेंशनल है उनके मुतबादिल हमारे पास अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज में हैं। नॉट ट्रेडिशनली यूज, जिनको हम रिवायती तौर पर यूज़ नहीं करते हैं, नॉट अवेलेबल रेडिली या इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, इसके लिए सोलर प्लांट्स लगाए जाते हैं या सोलर पैनल्स होती हैं, इसी तरह सोलर सेल्स होती हैं। विंड एनर्जी और इसी तरह टाइडल एनर्जी, बायोगैस या जियोथर्मल एनर्जी, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं या रिसोर्सेज हैं जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में आते हैं। इनको हम एक एक करके सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को या टाइडल एनर्जी को, इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। दीज आर इनएग्जॉस्टेबल, ये ना ख़त्म होने वाले हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, मीन्स कि ये यूज़ के साथ रिप्लेनिश होते हैं। जनरली लो पोल्यूशन, ये कम पोल्यूशन कॉज करते हैं, एंड सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल होते हैं। सस्टेनेबल वो वाले फ्यूल्स या वो वाले रिसोर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, या जुडिशियस यूज़ जो जब हम इनका करेंगे तो ये जो है ये ख़त्म नहीं होते हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन है उस पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। मीन्स इट एम्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज़, ठीक है, और ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। इनको हम अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। जो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, बायोमास है, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो पावर या हाइड्रो पावर स्टेशंस जो होते हैं, या पानी से चलने वाली जो पन बिजली के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे हम बिजली हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, तो इनको हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। ये रिन्यूएबल होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और अवेलेबल इन एबंडेंस, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, मिकदार में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी जो एनर्जी रिसोर्स हैं इनको क्लासीफाई किया गया है। एक है नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज, ऐसे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जिनके फाइनाइट रिसोर्सेज होते हैं यानी लिमिटेड रिसोर्सेज इनके होते हैं, दैट डू नॉट रिप्लेनिश आफ्टर यूज, जिनको हम एक बार यूज़ करते हैं वो रिप्लेनिश नहीं होते। फॉर एग्जांपल जो कोल होता है या पेट्रोलियम होता है, इनकी जो डिपॉजिट्स हैं हमारी अर्थ में अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ये लिमिटेड है, तो उसको कहते हैं कि ये फाइनाइट रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल है या ऑयल है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, इसी तरह नेचुरल गैस है, यूरेनियम की जो डिपॉजिट्स हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह इनकी लिमिटेड सप्लाई होती है, फाइनाइट रिजर्व्स होते हैं, यानी फाइनाइट मीन्स जो लिमिटेड रिजर्व्स होते हैं। कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इनसे भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, मीन्स ये पोल्यूशन भी काज करते हैं और एनवायरमेंट पे भी इनका एडवर्स इफेक्ट होता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूड बाय नेचर, जो नेचुरली रिन्यू होते हैं जब हम उनको यूज़ करते हैं। सप्लाई नॉट अफेक्टेड बाय कंजप्शन रेट, जब हम इनको कंज्यूम करते हैं तो इनकी सप्लाई जो है वो कम नहीं होती है, तो इनकी सप्लाई मेंटेन रहती है बाय नेचर। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सस्टेनेबल होते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं या एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं एंड कंटिन्यूसली अवेलेबल, और ये हमारे यूज़ के लिए कंटिन्यूसली अवेलेबल रहते हैं। इन तमाम जो ये एनर्जी रिसोर्सेज हैं, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, इनको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी, सन द अल्टीमेट सोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पावरिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सन जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और यही एनर्जी हमारी अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है, जिस तरह प्लांट्स इसको कन्वर्ट करते हैं बायोकेमिकल एनर्जी में। इसी तरह हम सोलर पैनल्स लगा के सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं या यूज़ करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह जो विंड ब्लो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट और सोलर रेडिएशन और जो सन से निकलने वाली हीट है। इसी तरह डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम हासिल करते हैं सोलर एनर्जी से। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस इन द सन एज हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज टू फॉर्म हीलियम, जो सोलर एनर्जी होती है ये निकलती है, प्रोड्यूस होती है सन में बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं या हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें फ्यूजन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम आगे डिस्कस करेंगे और उस फ्यूजन रिएक्शन से वहाँ पे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, रिलीजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट in this process or in that process. Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy resource or renewable
सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है ये क्लीन भी है, मीन्स इको फ्रेंडली भी है, इससे हमारी एनवायरनमेंट पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और ये एबंडेंटली अवेलेबल है और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर सेल्स क्या होती हैं, या जिनको हम फोटोवोल्टिक सेल्स कहते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम अपने घरों में भी जो सोलर पैनल्स होती है उनको हम इंस्टॉल करते हैं और फिर वो सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो ये सोलर सेल होती है, सोलर सेल सिलिकॉन की बनी होती है, इसमें सिलिकॉन की लेयर्स होती हैं, फोटॉन्स फ्रॉम सनलाइट स्ट्राइक द सेमीकंडक्टर। जो ये सिलिकॉन होता है ये एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट है, मटेरियल है इन द सोलर सेल। सोलर सेल में एज ए सेमीकंडक्टर सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये सिलिकॉन होता है उसमें सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, उससे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्जड साइड, जिसको हम एन टाइप कहते हैं। ये दो टाइप्स के जंक्शंस होते हैं, एक को एन टाइप जंक्शन कहते हैं, दूसरे को पी टाइप जंक्शन कहते हैं, क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो करते हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द पॉजिटिवली चार्जड साइड पी टाइप। जो ये एन टाइप होता है, एन टाइप से ये पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव करते हैं एंड कंप्लीटिंग द साइकिल। इस तरह साइकिल कंप्लीट होता है और वहाँ पे करंट जनरेट होती है। एक्चुअली जो ये सोलर सेल होती है इसका जो मेन कंपोनेंट होता है जिसको हम फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं, एक सेमीकंडक्टर होता है जिसको हम सिलिकॉन कहते हैं। और जो ये सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर, इसको डूप किया जाता है या मिक्स किया जाता है, या जिसको हम इम्प्योरिटी भी कहते हैं, टू क्रिएट टू लेयर्स। एक इसमें पी जंक्शन होता है, दूसरा इसमें एन जंक्शन होता है। एन टाइप जंक्शन जो है इसको ऐसे एलिमेंट से डूप किया जाता है जिनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे फास्फोरस से या आर्सेनिक से या एंटिमनी से। इसको एक किस्म का मिक्स किया जाता है टू क्रिएट एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके बीच में एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, यानी पी टाइप और एन टाइप जंक्शन में एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर रखा जाता है। जो पी टाइप होता है इसको डूप किया जाता है जो ऐसे एलिमेंट्स से जिनकी वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी जिनकी वैलेंसी 3 होती है, जैसे बोरान है, गैलियम है या इंडियम है, टू क्रिएट एक्सेस होल्स। तो इसमें होल्स जो है वो होल्स क्रिएट होते हैं। जब सनलाइट इस पे स्ट्राइक करती है फोटोवोल्टिक सेल पे, ये एक्साइट होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइट होते हैं, तो इसमें जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है टुवर्ड्स एन टाइप, और एन टाइप की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पुश होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। तो जब एक्सटर्नल सर्किट इसके साथ कनेक्ट किया जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इस तरह इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट होती है। जो सोलर पैनल एक्चुअली होती है इसमें हंड्रेड्स ऑफ ऐसे सोलर सेल्स होते हैं टू प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमारे छत पे या जो हम घरों में यूज़ करते हैं सोलर पैनल्स, उनमें हंड्रेड्स ऑफ जो ये सोलर सेल्स होती हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक फोटोवोल्टिक सेल के बारे में पढ़ा। तो ये फोटोवोल्टिक सेल्स एक्चुअली सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं और फिर सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद इनसे सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, और इस तरह हम उस इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं फॉर लाइट और फॉर अदर पर्पसेस। जितने भी जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं उनको रन करने के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। अब सोलर पावर प्लांट क्या होता है? लार्ज स्केल हार्नेसिंग ऑफ सोलर एनर्जी यूजिंग कनकेव रिफ्लेक्टर्स और सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स के बारे में हमने पढ़ा। जो सोलर सेल्स होती हैं वो किस तरह सोलर एनर्जी को या सनलाइट को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह इनको हम फोटोवोल्टिक पावर प्लांट्स कहते हैं, जिनमें बहुत सारे जो सोलर पैनल्स होती हैं उनको कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में, और इस तरह ये बहुत सारी जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। और दूसरा जो है जिनको हम कहते हैं कंसंट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट्स, CSP या कंसंट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट्स। इट यूजेस मिरर्स। इसमें मिरर जैसे होते हैं, जो मिरर्स होते हैं, लेंसेज होते हैं, जो सोलर लाइट को फोकस करते हैं ऑन ए रिसीवर, एक रिसीवर पर, और उससे क्या होता है हीट प्रोड्यूसेस स्टीम, वहाँ से जो हीट जनरेट होती है। बिकॉज जो ये मिरर्स होते हैं या लेंसेज होते हैं ये लाइट को जब फोकस करते हैं उससे बहुत ज़्यादा हीट एक ही जगह पे फोकस होती है, और इस तरह वहाँ पे जो रिसीवर होता है वहाँ से स्टीम जनरेट करते हैं। स्टीम मीन्स कि कोई ऐसा वहाँ पे सबस्टेंस या ऐसा लिक्विड होता है जो हीट की वजह से
इवापोरेट होता है, वहाँ पे स्टीम जनरेट होती है, और जो स्टीम जो है इसको यूज़ किया जाता है टरबाइन को डिराइव करने के लिए, यानी जनरेटर को घुमाने के लिए, कनेक्टेड टू ए जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द स्टीम। जब स्टीम फ्लो करती है तो ये टरबाइन को रोटेट करती है, टरबाइन जनरेटर को, और जनरेटर जो है इस तरह जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इनको हम कहते हैं कंसंट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट्स। और इस तरह सोलर पावर प्लांट्स जो है ये दूसरे टाइप के होते हैं, एक फोटोवोल्टिक पावर प्लांट्स होते हैं, दूसरा कंसंट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट्स होते हैं। इसी तरह सोलर कुकर क्या होते हैं, इट यूजेस मिरर्स और रिफ्लेक्टर्स, इसमें मिरर्स होते हैं या रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन टू ए कुकिंग चैम्बर, इस कुकिंग चैम्बर पे वो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। एनर्जी एफिशिएंट, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स। और इस तरह अगर हम सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें कुक कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं या कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स हैं उनका हम कम इस्तेमाल करके इस अल्टरनेट एनर्जी सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जो सोलर एनर्जी है जिस तरह भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मीन्स कि इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सोलर कुकर जो है ये भी जहाँ पे सोलर लाइट जो है दिन में ठीक ठाक ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल होती है वहाँ पे हम सोलर कुकर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रो पावर it derives energy from the potential energy of stored water or the kinetic energy of moving water। जो वाटर होता है जब हम इसको एक डैम में स्टोर करते हैं उसके बाद इसमें मौजूद जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मीन्स जो स्टोर्ड वाटर होता है जब हम उसको रन करते हैं थ्रू ए पाइप तो ये मूविंग वाटर जो है इट क्रिएट्स काइनेटिक एनर्जी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स टैपिंग इनटू वाटर्स इनहेरेंट एनर्जी। जो वाटर में इनहेरेंट एनर्जी यानी मौजूद एनर्जी होती है ये हाइड्रो पावर जो है ये इसी को यूटिलाइज करता है, यानी फ्लोइंग वाटर जो है उस एनर्जी को, मूविंग वाटर जो है उसको ये यूज़ करता है। मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर जो काइनेटिक एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब हाइड्रो पावर प्लांट्स जो होते हैं इट यूटिलाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूटिलाइज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर। जब हम किसी डैम में वाटर को स्टोर करते हैं उसके बाद इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और फिर जब इसको रन किया जाता है, टिपिकली रिवर रिक्वायर्स अ डैम और ए वाटर सोर्स। टिपिकली रिवर पे बनाया जाता है, वहाँ पे डैम बनाया जाता है, पानी को हॉल्ट किया जाता है, रोका जाता है और बड़ा डैम बनाया जाता है। उस डैम में वाटर जो है जब स्टोर रहता है किसी हाइट पे उसमें काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी द डैम ब्लॉक्स द रिवर क्रिएटिंग ए रिजर्वायर ऑफ स्टोर्ड वाटर इज रिलीज्ड इनटू द डैम थ्रू एन इनटेक। उसको इसमें डैम में एक इनटेक के थ्रू रिलीज किया जाता है, फ्लोइंग थ्रू ए पेनस्टॉक और लार्ज पाइप। फिर ये एक लार्ज पाइप जिसको पेनस्टॉक कहा जाता है वहाँ से ये वाटर फ्लो करता है। मीन्स अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वाटर में ये काइनेटिक एनर्जी में, यानी काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूविंग वाटर। जो मूविंग वाटर के साथ एनर्जी होती है जो इसमें मोमेंटम होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। टर्बाइन कनेक्टेड टू द जनरेटर, तो फिर यहाँ पे टर्बाइन होता है, इस फ्लोइंग वाटर से इस काइनेटिक एनर्जी से ये टर्बाइन जो है ये रोटेट करता है, एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द मूविंग वाटर। इस तरह जो मूविंग वाटर में फ्लोइंग वाटर में जो एनर्जी होती है इसको ये एक्सट्रैक्ट करता है बिकॉज ये यहाँ पर एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है बिकॉज जो टर्बाइन का रोटेट होना है ये मैकेनिकल एनर्जी है। सो पहले पोटेंशियल एनर्जी फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। और इस तरह यहाँ पे जो जनरेटर होता है ये जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स इज सिग्निफिकेंटली लो। जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होती है इस जो है इसका कॉस्ट जो है ये बहुत कम होता है। एनर्जी प्रोडक्शन इज एडजस्टेबल बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज। जितना हम वाटर रिलीज करेंगे उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। विंड एनर्जी, विंड क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। हाई प्रेशर एरिया से जब लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर ब्लो करती है तो उसको हम विंड कहते हैं। मूविंग एयर पॉजेसेस सब्सटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। जो ये मूविंग एयर होता है इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर
इट इज़ हार्नेस्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है यूजिंग विंड टर्बाइन्स। इसमें विंड टर्बाइन्स यूज़ होते हैं, जो विंड मिल होती है उसमें विंड टर्बाइन्स होते हैं जिसके शाफ्ट्स या जिसके ब्लेड्स जब रोटेट होते हैं ब्लोइंग एयर से, और फिर जनरेटर जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इट इज़ इफेक्टिव इन एरियाज विथ कंसिस्टेंट विंड पैटर्न्स, ये उन एरियाज में इंस्टॉल किए जाते हैं या वहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पे कंसिस्टेंटली विंड ब्लो करती है, मीन्स थ्रू आउट द ईयर विंड ब्लो करती है, और उसकी स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए, मीन्स उसकी स्पीड भी ठीक होनी चाहिए टू रोटेट द विंड टर्बाइन्स। फॉर एग्जांपल डे के टाइम में जब सोलर रेडिएशन पड़ती है तो हमारी अर्थ जो है वो ज़्यादा हीट अप होती है, और उसकी वजह से वहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है, और इस तरह जो सी या जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं या जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे जो है ना एयर का प्रेशर कम होता है, और इस तरह यहाँ से हवा जो है, यहाँ से विंड जो है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है, और इसको हम सी ब्रीज भी कहते हैं। और रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम जो है एक्चुअली जो वाटर होता है ये वार्म होता है, और रात के टाइम यहाँ पे सी एरिया या कोस्टल एरिया या जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे प्रेशर कम होता है, और इस तरह फिर ज़मीन से या लैंड से एयर ब्लो करती है टुवर्ड सी, तो उसको हम लैंड ब्रीज या इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। इसी तरह विंड जो है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द सन्स अनइवन हीटिंग, सन जो है इसकी अनइवन हीटिंग की वजह से, मीन्स एक जगह जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, दूसरी जगह कम हीटिंग होती है, ऑफ द एटमॉस्फेयर की, एंड प्रेशर क्रिएटिंग टेम्परेचर डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशंस, उसकी वजह से यहाँ पे जब टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ उसकी वजह से जो डेंसिटी है यहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होती है, और यहाँ पे प्रेशर जो है प्रेशर भी यहाँ पे कम हो जाता है। इस तरह विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। विंड मिल कंसिस्ट ऑफ ब्लेड्स, इसमें ब्लेड्स होते हैं विच रेडिएट जो मूव करते हैं फ्रॉम ए सेंट्रल एक्सिस, एक सेंट्रल एक्सिस से, कैप्चरिंग विंड एनर्जी। इस तरह विंड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कैप्चर करती है। विंड मूवमेंट स्पिन्स ब्लेड्स, जो उसके ब्लेड्स होते हैं वो स्पिन होते हैं, रोटेट होते हैं, टर्निंग द शाफ्ट कनेक्टेड टू द जनरेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इस तरह जनरेटर जो है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। Approximately 15 miles per hour is needed for efficient electricity कन्वर्जन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो विंड की स्पीड होनी चाहिए दैट शुड बी नियर अबाउट और अप्रॉक्सीमेटली 15 माइल्स पर आवर। अगर हम किलोमीटर्स में इसको करेंगे तो इट इज़ अबाउट 24 किलोमीटर्स पर आवर जो है वो विंड की स्पीड होनी चाहिए। और इस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं विंड ब्लेड्स जो है पास टर्बाइन, जब विंड ब्लेड्स जो है ये टर्बाइन के पास से गुजरते हैं रोटेटिंग देयर ब्लेड्स, इस तरह उसके ब्लेड्स जो है ये रोटेट होते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड में वो ट्रांसफॉर्म होती है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी रोटेट करती है इन ब्लेड्स को। और उस तरह गियर बॉक्स स्पिन्स द जनरेटर, इस तरह जो इसके साथ जनरेटर होता है वो भी रोटेट करता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ए ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू अप्रोप्रिएट वोल्टेज, और एक ट्रांसफार्मर जो है इसके साथ जुड़ा होता है जो इसको अप्रोप्रिएट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी कैन देन बी स्टोर और ट्रांसपोर्टेड टू ग्रिड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, यानी इसको सप्लाई किया जा सकता है टू रन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। और इस तरह हम इस विंड एनर्जी को हार्नेस करते हैं। Geothermal energy, geo means earth and therm means heat। geothermal energy harnessing heat generated, इस heat जो generate होती है हमारी earth में and stored within the earth, और हमारी earth में जो store होती है उस heat को use किया जाता है, harness किया जाता है, और फिर इसको use किया जाता है to convert it into kinetic energy, and then kinetic energy is converted into electrical energy, that is known as geothermal energy। The earth's molten core, हमारा earth जो है इसका जो core होता है वो बहुत ही हॉट होता है, दैट कंडक्ट हीट आउटवर्ड्स, और उससे हीट जो है वो आउटवर्ड्स जाती है, हीटिंग द मेंटल। उसके बाद जो दूसरी परत होती है हमारी अर्थ की मेंटल, ये इसको हीट अप करता है एंड क्रिएटिंग मैग्मा, वहाँ पे मैग्मा क्रिएट होता है, मैग्मा जिसको हम लावा भी कहते हैं। अर्थ मोल्टन कोर, जो अर्थ का ये मोल्टन कोर होता है, और मैग्मा जिसको हम लावा कहते हैं, हीट्स ऑफ द मेंटल, ये ऊपर वाली परत को हीट अप करता है। हीट फ्रॉम मैग्मा मेक्स ग्राउंड वाटर एक्सट्रीमली हॉट, तो हमारी अर्थ में मौजूद जो ग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन की तह के नीचे, क्रस्ट के नीचे जो हॉट ये वाटर होता है ग्राउंड, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट, वो बहुत ज़्यादा हीट अप होता है, और उसकी वजह से वो वेपराइज या वेपर्स में कन्वर्ट होता है। वेल्स ड्रिल्ड इनटू हॉट स्पॉट्स, ऐसी जगहों पर जहाँ पे ये हीट मौजूद होती है वहाँ पे ड्रिल किया जाता है, वहाँ पे वेल्स ड्रिल किए जाते हैं टू रिलीज स्टीम, और वहाँ से ये वाटर जो है ये जब स्टीम में कन्वर्ट होता है, इस स्टीम को रिलीज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए वहाँ पे वेल्स यानी कुएं जैसे ड्रिल किए जाते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। द रिलीज स्टीम इज यूज्ड टू डिराइव टर्बाइन्स, ये स्टीम जो है
इसको यूज़ किया जाता है टू डिराइव टर्बाइन्स को रोटेट करने के लिए। मीन्स यहाँ पे हीट एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बिकॉज जो ये हॉट वाटर होता है ये स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम मूव करता है थ्रू दिस ड्रिल और थ्रू दिस वेल और थ्रू दिस पाइपलाइंस टू रोटेट द टर्बाइन। टर्बाइन इज कनेक्टेड टू द जनरेटर्स और ये जनरेटर के साथ कनेक्ट होते हैं और जनरेटर जो है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये वेपर्स होते हैं, वो वाटर होता है, जो ये स्टीम होती है, इसको कंडेंसर के जरिए कूल किया जाता है। कंडेंसर्स ऐसे गैजेट्स होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये स्टीम होती है इसको कंडेंस किया जाता है और इसको फिर लिक्विड फॉर्म में नीचे इस ज़मीन की इस पाइपलाइन के थ्रू रिटर्न वाटर जो है ये फिर वापस चला जाता है और इस तरह ये वाटर फिर हीट अप होता है और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है और ये एनर्जी जो है ये जनरेट होती रहती है। ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स है। हमारे लिए जो एनर्जी का रिन्यूएबल रिसोर्स है वो जियोथर्मल एनर्जी है। और उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी आती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी रिजाइड्स इन एटम्स न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस में पाई जाने वाली जो एनर्जी होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। एटम जो होता है उसका जो मास होता है दैट रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस। एटम का जो सारा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। आल्सो एटॉमिक एनर्जी, इसको एटॉमिक एनर्जी भी कहा जाता है। सिग्निफिकेंट एनर्जी रिलीज ऑकर्स थ्रू प्रोसेस इफेक्टिंग एटॉमिक न्यूक्लियस। जो एनर्जी रिलीज होती है वो बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन और जो ये न्यूक्लियर होता है एटम का जब वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। जो ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है इसके दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। नंबर 1 दैट इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, फिशन मीन्स टूट जाना। हैवी न्यूक्लियर लाइक यूरेनियम, जो यूरेनियम होता है इट स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर व्हेन बम्बार्डेड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन। जब इसको लो एनर्जी न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट की जाती है तो यूरेनियम जो है ये ब्रेक हो जाता है, इसका फिशन हो जाता है और वहाँ पे लॉस ऑफ मास टू एनर्जी कन्वर्जन प्रोड्यूसेस हीट। यहाँ पे लॉस ऑफ मास होता है, मीन्स यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टॉन जो है जब हम इनको एग्रीगेट इसका मास करेंगे वो इससे कम होता है। बिकॉज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन जो मास होता है दैट इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ मास होता है, मीन्स जो यूरेनियम का मास है वो बेरियम और क्रिप्टॉन के मास से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ मास होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एंड दिस हीट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसको कंट्रोल्ड मैनर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और यूरेनियम से निकलने वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं रिएक्शन को और फिर इसको हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिएक्शन जो है अगर अनकंट्रोल्ड होगी तो जिस तरह एटॉमिक या एटम बॉम्ब होता है या एटॉमिक बॉम्ब जिसको हम कहते हैं तो उसको वहाँ पे भी ऐसी ही रिएक्शन होती है जिसको हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं हम उसको फ्यूजन कहते हैं। टू लाइट न्यूक्लियर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो लाइट न्यूक्लियर, एक्चुअली ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं जिनको ड्यूटेरियम कहते हैं और ट्राइटियम कहते हैं। कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियर, ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये हैवी न्यूक्लियर बनाते हैं। कंडक्टेड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, इस रिएक्शन के होने के लिए काफ़ी ज़्यादा मकदार में एनर्जी की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। बट करंटली अनकंट्रोल्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये अभी तक जो है अनकंट्रोल्ड है, मीन्स इस एनर्जी को अभी तक हार्नेस नहीं किया जा सका है। और ये रिएक्शन जो है ये सन में भी होती है। बताया जाता है कि जो हमारा सन है उससे जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकलती है वो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन निकलती है और वहाँ पर भी यही रिएक्शन होती है, यानी हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियर जो हैं ये आपस में फ्यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ enormous amount of heat, energy and form ये हीलियम एटम बनाते हैं या हीलियम बनाते हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो फ्यूजन होता है ये सोलर एनर्जी की जनरेशन के लिए भी होता है, यानी हमारी सोलर एनर्जी जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन विच इज़ गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इन सन। और इसके बाद है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल हार्वेस्टिंग एनर्जी फ्रॉम ओशियन टेम्परेचर वेरिएशंस। हमारे जो ओशियंस होते हैं, वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनमें टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं। जो ऊपर की तह होती है इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है और जब हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर जो है ये ड्रॉप होता है, तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर वेरिएशन। इन ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स, OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स, द एनर्जी ऑफ वार्म सरफेस वाटर, जो वार्म सरफेस वाटर होता है मीनी जो सरफेस वाटर होता है इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट ए वोलेटाइल लिक्विड। इसमें एक वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया को, जो अमोनिया होता है
ये वोलेटाइल होता है, मीन्स बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये इवापरेट होता है। द वेपर्स ऑफ अमोनिया एट हाई प्रेशर, जो ये वेपर्स होते हैं ये हाई प्रेशर पे क्या किए जाते हैं, आर यूज टू रन टर्बाइन्स, इनसे टर्बाइन्स या जनरेटर्स को रोटेट किया जाता है, उनको ऑफ जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और यहाँ पे भी जो है हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये एनर्जी रिसोर्स भी एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। और उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, मीन्स ये रिन्यू नहीं होते, रिप्लेनिश नहीं होते हैं। इट इंक्लूड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम एंड कोल एंड नेचुरल गैस विच आर डग आउट फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ अर्थ। फॉसिल फ्यूल्स है फाइनाइट ग्लोबल रिजर्व्स, जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनके महदूद रिजर्व्स हैं हमारी अर्थ में, हमारी अर्थ की क्रस्ट में, दैट विल इवेंचुअली बी डिप्लीटेड। ये इवेंचुअली डिप्लीट हो सकते हैं, यानी अगर इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इनके रिजर्व्स जो हैं ये डे बाई डे कम होते जाएंगे। यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल लीड्स टू एयर पोल्यूशन, की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, बिकॉज इनसे बहुत सारी गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह ऐसी गैसेज निकलती हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, एसिड रेन्स भी हो सकती हैं। एंड ऑयल स्पिल्स, जब हम ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं उसकी वजह से ओशंस में या सीज में ऑयल जो है वो स्पिल आउट हो सकता है किसी हादसे की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या पाइपलाइन की लीकेज की वजह से। कोल जो है ये एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट मैटर। ये प्लांट मैटर के डिके की वजह से ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन की वजह से हमारी अर्थ में जो मिलियंस ऑफ ईयर्स प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक मैटर बरी हुआ, और फिर हाई प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल। एक्चुअली जो कार्बनाइजेशन होता है, कार्बनाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट प्रोडक्ट्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल। जो ये कोल होता है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ कार्बन जो होता है, इसकी बुनियाद पर जो कोल होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक जो है जिसको हम पीट कहते हैं, एक्चुअली ये कोल नहीं होता है, इट इज़ पार्शली डिकेड प्लांट मैटर इन स्वैम्प्स एंड बॉग्स। स्वैम्प्स या जो डैम्प एरियाज होते हैं वहाँ पे जब प्लांट मैटर बरी हो जाता है तो उसको हम आफ्टर सम टाइम डिकेड्स के बाद या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो उसको पीट कहते हैं। इट इज़ लो हीट कंटेंट, इसमें कार्बन की कंसंट्रेशन या कार्बन की मिकदार कम होती है और इसका हीट कंटेंट भी कम होता है, तो ये लो ग्रेड ओल्स में शुमार किया जाता है। उसके बाद अगर ये वहीं पे ज़मीन में अंडर प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रहेगा, उसके बाद यही इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इंटू लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट जो होता है इसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है। इसका हीट कंटेंट जो है वो लो होता है, कम होता है, इसमें सल्फर भी पाया जाता है, लो सल्फर कंटेंट होता है बट इसमें सल्फर भी पाया जाता है। लिमिटेड सप्लाईज इन मोस्ट एरियाज, ये कम मतलब पाया जाता है। और उसके बाद विटामिनस कोल जो है ये एक और फॉर्म है कोल की, एक्सटेंसिवली यूज एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट। इसमें हीट कंटेंट हाई होता है एंड इसका यानी कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसका हाई होता है। लार्ज सप्लाईज होते हैं, नॉर्मली हैज़ हाई सल्फर कंटेंट, इसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है जिसको विटामिनस फ्यूल कोल कहते हैं, या ये सॉफ्ट कोल भी इसको कहा जाता है इस तरह। उसके बाद एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट जो है ये हार्ड कोल होता है। इट इज़ हाईली डिज़ायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट इज़ हाई हीट कंटेंट। इसका हीट कंटेंट हाई होता है बिकॉज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन एंड लो सल्फर कंटेंट। सप्लाईज आर लिमिटेड इन मोस्ट एरियाज, इसकी सप्लाईज कम होती है, मीन्स जो इसकी रिजर्व्स हैं वो भी कम है। तो इस तरह ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल है। और उसके बाद पेट्रोलियम जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। मीन्स ये हमारी अर्थ में रॉक्स जो होती हैं हमारी अर्थ के क्रस्ट में वहाँ पे ही पाया जाता है, ऐसे इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है, मीनिंग रॉक ऑयल। वाइडली रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसका जो एक्सटेंसिव यूज़ होता है हमारी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल्स में, एविएशन में, इसलिए पेट्रोलियम जो है ये एक वर्सटाइल फ्यूल है, एक फॉसिल फ्यूल है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और ये किस चीज़ का बना होता है। नेचुरली ऑकरिंग लिक्विड कंपोजिट मेनली ऑफ हाइड्रोकार्बन, से हाइड्रोकार्बन का बना होता है विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है। फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स
तो ये भी फॉसिलाइजेशन के ज़रिए और मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इसकी फॉर्मेशन होती है। फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अंडर द अर्थ क्रस्ट थ्रू हीट, प्रेशर एंड कैटालिटिक एक्शन। हमारी अर्थ की क्रस्ट के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसे प्लांट्स जो या प्लांट प्रोडक्ट्स या एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बरीड हुए ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। दीज वर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, और जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और ये भी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। इसकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है? आफ्टर रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड, जब इसको ग्राउंड से रिमूव किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, क्रूड ऑयल इज सेंट टू रिफाइनरी, इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी क्या होती है? एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है जिसमें जो ये रॉ ऑयल होता है या रॉ जो मिनरल्स होते हैं या जो पेट्रोलियम होता है, इसकी रिफाइनिंग होती है। इसमें डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डिस्टिलेशन, क्रैकिंग एंड रिफाइनिंग होती है, या रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ वहीं पे रिफाइनरी में इसकी होती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल आर सेपरेटेड टू प्रोड्यूस वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसमें डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोसेस के बाद निकाले जाते हैं, जैसे गैसोलीन है, डीजल है, पेट्रोल है, जेट फ्यूल है, केरोसिन है, वैक्सीन है, एंड लिब्रिकेटिंग ऑयल जो ग्रीस वगैरह होता है वो इनसे निकाले जाते हैं। जो गैसोलीन होता है इसमें एक्चुअली क्या होता है कि लाइटर ये हाइड्रोकार्बन्स का, जैसे ओक्टेन है, हेप्टेन है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं और ये वोलेटाइल होता है। इसी तरह डीजल जो है जिनको हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इस तरह पेट्रोल जो है इसको ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। जेट फ्यूल होता है जिसको एयरक्राफ्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। केरोसिन, जैसा कि आप जानते हैं, केरोसिन को भी हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं। कन्वर्टेड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी क्या है? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लास्टिक्स एंड अदर मटेरियल्स। इसको प्लास्टिक्स में या दूसरे मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक्चुअली जो ये पेट्रोल, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, जी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे ऑल्फिन्स होते हैं, जैसे इथाइलिन, प्रोपाइलिन, इनको प्लास्टिक के बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह कुछ एरोमेटिक्स होते हैं, जैसे बेंजीन होता है, टोल्यून होता है, ज़ाइलिन होता है, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है या इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? इसकी एक्सट्रैक्शन में, इसकी प्रोसेसिंग में, इसकी अवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी जो है इस एनर्जी रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इसकी एक्सट्रैक्शन में, इसकी प्रोसेसिंग में, और जो इसकी अवेलेबिलिटी होती है ये सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट करती है ग्लोबल इकोनॉमी को। बिकॉज बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है। इस तरह ये ग्लोबल इकोनॉमी में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद नेचुरल गैस आता है। नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर ऑल्सो रेफर्ड टू एज फॉसिल गैस, इसको फॉसिल गैस भी कहा जाता है। प्रिडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, इसमें ज़्यादातर मीथेन होता है, बट ये नेचुरली हमारी अर्थ में पाया जाता है विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इथेन। इसमें इथेन भी होता है जो एक हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है। ब्यूटेन भी जो है ये एक इनफ्लेमेबल गैस है, ये भी इसमें बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, मीन्स कि कम मिकदार को अगर हम जलाएंगे तो अच्छी खासी हीट निकलती है। बर्न्स विदाउट स्मोक, इससे स्मोक भी नहीं निकलती, मीन्स कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मेकिंग इट क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, ये सबसे क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल माना जाता है। फॉसिल फ्यूल मीन्स ये भी हमारी अर्थ की क्रस्ट के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इट प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स जो हैं दे वर सब्जेक्टेड टू नेचुरल गैस बिकॉज ऑफ कैटालिटिक एक्शन। इसका ओरिजिन फाउंड नियर ऑयल डिपॉजिट्स, जहाँ पे ऑयल डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे नेचुरल गैस भी पाया जाता है। और इंडिपेंडेंटली कहीं पे अलग से भी इसको ड्रिल किया जाता है इन डीप अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस, जहाँ पे रॉक फॉर्मेशंस होती हैं, मीन्स जहाँ पे स्पेस होती है हमारी अर्थ के अंदर, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इसके भी हॉट स्पॉट्स होते हैं, कहीं पे ये पाया जाता है और हर जगह पे ये पाया नहीं जाता है। एंड एसोसिएटेड विद हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स इन कोल बेड्स, जो कोल बेड्स होते हैं वहाँ पे भी इनके साथ ये नेचुरल गैस पाया जाता है। वाइडली एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग, इसको हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कुकिंग के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। एसेंशियल सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे भी इसको एज सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है। सर्व्स एज क्रूशियल रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी नेचुरल गैस का यूज़ होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पेट्रोकेमिकल जो है वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको डिराइव किया जाता है नेचुरल गैस से या पेट्रोलियम से, जैसे ऑल्फिन्स होते हैं जिनमें इथाइलिन, प्रोपाइलिन, जिनको प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे बेंजीन है, टोल्यून है या ज़ाइलिन है, जिनको कॉस्मेटिक्स में, डाइज में या डिटर्जेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है।
इंटीग्रल इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स एंड अदर कमर्शियली सिग्निफिकेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनमें इसका इस्तेमाल होता है। फॉर्मेशन एंड प्रोसेस, ये कैसे बनता है? एक तो है बायोजेनिक प्रोसेस, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मेथनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे जो मार्श लैंड्स होते हैं, बॉग्स होते हैं, वहाँ पे लैंड फिल्स होते हैं या शैलो सेडिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे बायोजेनिक प्रोसेस मीन्स जब मिथनोजेनिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिनको मिथनोजेनस कहते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को बायोजेनिक गैस में मीन्स मीथेन में, क्योंकि इसकी जो मेन कंपोजिशन होती है वो मीथेन होती है। दूसरा होता है थर्मोजेनिक प्रोसेस, क्रिएटेड फ्रॉम बरीड ऑर्गेनिक मैटर, जो फॉसिल फ्यूल्स जिनको हम कहते हैं, फॉसिलाइजेशन जो है या फॉसिल फ्यूल्स में इसलिए ये आता है। एक तो ये बायोजेनिक प्रोसेस जो होती है ये कम टाइम में होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पे थर्मोजेनिक प्रोसेस इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम बरीड ऑर्गेनिक मटीरियल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारी अर्थ में जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो प्रोसेस चलती आ रही है, बिकॉज जो प्लांट मैटर या एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वेर बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, तो जब वो सब्जेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ कैटालिटिक एक्शन, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ, दे आर सब्जेक्टेड और दे आर चेंज इनटू नेचुरल गैस, और इस प्रोसेस को थर्मोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। इसकी ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? इजीली ट्रांसपोर्टेड, इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू, एनहांसिंग एसेसिबिलिटी। तो ये इस तरह ये अवेलेबल रहता है, यानी इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करती है, और ये ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान है। और इस तरह अल्टरनेटिव गैसियस फ्यूल्स भी कुछ हैं जो अल्टरनेटिवली हम यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव मीन्स जो नेचुरल गैस है उसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं गैसेस, जैसे एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी डिराइव फ्रॉम नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। इनको हम डिराइव करते हैं नेचुरल गैसेस से, जो अभी हमने पढ़ा, उसकी प्रोसेसिंग के बाद या जो क्रूड ऑयल होता है जिसको पेट्रोलियम कहते हैं, रिफाइनिंग के बाद एलपीजी हासिल किया जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म अंडर प्रेशर, इसको अंडर प्रेशर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मेनली ऑर्डरलेस, ये ऑर्डरलेस ब्यूटेन होता है, यानी इसका मेन कंपोनेंट ब्यूटेन है, और ऑर्डरलेस मीन्स इसकी कोई बू नहीं होती है, विथ एडेड गैसेस लाइक प्रोपेन एंड इथाइल मरकेप्टेन। इसमें प्रोपेन और इथाइल मरकेप्टेन जो होता है इसकी स्मेल होती है, तो रॉटिंग स्मेल इसकी होती है, इसको इसके साथ मिक्स किया जाता है फॉर गैस लीक डिटेक्शन। वाइडली यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग, जो हम घरों में फ्यूल यूज़ करते हैं, जो गैस सिलेंडर्स में गैस आता है वो एलपीजी होता है। इसी तरह सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्व्स अलोंग साइड ऑयल डिपॉजिट्स के साथ इनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द मेन कंपोनेंट इज मीथेन, इसका मेन कंपोनेंट मीथेन होता है 70 to 90%। कंप्रेस्ड टू 80 एटमॉस्फेयर, इसको भी कंप्रेस किया जाता है। यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू पेट्रोल एंड डीजल फॉर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, और आजकल इसको व्हीकल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो सीएनजी बसेस होती हैं, कार्स होती हैं, उनमें इसी गैस को यूज़ किया जाता है। क्लीनर फ्यूल दैन डीजल, ये डीजल से या पेट्रोल से क्लीनर फ्यूल है, मींस ये लो पोल्यूशन क्रिएट करता है। कंसिडर्ड एज एन आइडियल क्लीन बर्निंग अल्टरनेटिव, ये क्लीन बर्निंग अल्टरनेटिव है, यानी हम इसको एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो है ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, इसको हम फिर दोबारा या ये रिप्लेनिश नहीं होता है। उसके बाद एसएनजी है, सिंथेटिक नेचुरल गैस, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है। इन्वॉल्व्स गैसिफिकेशन ऑफ लो ग्रेड कोल, जो लो ग्रेड कोल होता है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, कोल में जो उसकी टाइप्स है उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसकी गैसिफिकेशन होती है और फिर जो है एसएनजी बनाया जाता है। एक्चुअली जो ये लो ग्रेड कोल होता है इसको इट अंडरगोज इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, और उस तरह फिर इसको सिन गैस भी कहा जाता है, सिन गैस। तो ये सिन गैस बनाता है। इसका जो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और जो ये लो ग्रेड कोल होता है, इससे इम्प्योरिटीज़ जैसे सल्फर या जो पर्टिकुलेट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, और उसके बाद गैसिफिकेशन करके इसको सिंथेटिक नेचुरल गैस में कन्वर्ट किया जाता है और इसको एज फ्यूल यूज़ किया जाता है। इस तरह बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? बायोफ्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट, जो बायोमास होता है, प्लांट एनिमल वेस्ट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं या जो बायोमास होता है, इट सर्व्स एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है बिकॉज जो प्लांट्स हैं वो फिर सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, बायोमास जनरेट करते हैं, और फिर इन्हीं से हम बायोफ्यूल्स हासिल करते हैं। सोर्सेज एंड अल्टरनेटिव्स, एनर्जी सोर्सेज एंड अल्टरनेटिव्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, इसको एज ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है बायोफ्यूल्स को।
प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग स्टार्च और शुगर। स्टार्च या शुगर जो होता है, जो डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्टार्च होता है, इनको सीड्स में या शुगर जो है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स भी यूज़ किए जाते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर्स में ब्राज़ील है और यूनाइटेड स्टेट्स हैं जो इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो बायोफ्यूल्स हैं इनमें इथेनॉल है, ये ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स प्राइमरली यूजेस कॉर्न फॉर इथेनॉल। यहाँ पे आपने देखा कि कॉर्न को यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन ब्लेंडेड विद गैसोलीन, और इसको गैसोलीन के साथ मिक्स किया जाता है। एक डेफिनेट प्रपोर्शन होती है गैसोलीन की इसको एफिशिएंट बनाने के लिए। ब्राज़ील इथेनॉल कम्स मेनली फ्रॉम शुगर केन। इस तरह ब्राज़ील जो है वो शुगर केन से इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। अब बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल भी एक फ्यूल है डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, मीन्स जो इसके सीड्स होते हैं उनसे जो ऑयल्स निकलते हैं, या वेजिटेबल्स से जो ऑयल्स निकाले जाते हैं, और एनिमल फैट्स जो होते हैं, ये नॉन टॉक्सिक होता है, बायोडिग्रेडेबल, यानी बायोडीजल जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एंड ब्लेंडेड विथ पेट्रोलियम डीजल, इसको पेट्रोलियम डीजल के साथ ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है। कॉमन ब्लेंड्स इंक्लूड B20 मीन्स 20% बायोडीजल एंड 80% पेट्रोलियम डीजल। पेट्रोलियम डीजल और बायोडीजल को मिक्स करके एज फ्यूल यूज़ किया जाता है। इस तरह बायोगैस है, बायोगैस तो आप जानते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस फ्रॉम एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसमें यहाँ पर इंडिया में हम ज़्यादा काउ डंग यूज़ करते हैं, उसकी सलरी बनाते हैं। मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, जो मिथेनोजेनिक एक्शन की वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसको डिग्रेड करते हैं एनारोबिकली, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंपोजर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मीथेन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। मीथेन जो है ये कंबस्टेबल फ्यूल है। मे कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें जो बू आती है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, नोन एज गोबर गैस। इस गैस को गोबर गैस कहा जाता है, यानी बायोगैस या गोबर गैस जो हम काउ डंग से उसकी सलरी से बनाते हैं। उस पर बहुत सारी और भी गैसेज होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इसको बायोगैस कहते हैं। इसमें जो कंबस्टेबल कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये भी कंबस्टेबल है और इसकी एक फाउल स्मेल भी होती है, बू भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कंबस्टेबल गैस नहीं है, तो इस मिक्सचर को बायोगैस कहते हैं। इसका मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।